यह फीनिक्स संप्रदाय है, एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय की ताकत जिसे वन ब्लेड पैलेस ने व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया है। यह सही है, हम उस समय अंधे थे। 10 सुपर संप्रदायों में सबसे मजबूत शिखर बलों में से एक होने के नाते वन ब्लेड पैलेस फीनिक्स संप्रदाय को जीतने की कोशिश क्यों करेगा? अगर फीनिक्स संप्रदाय वास्तव में वैसा ही होता जैसा हमने सोचा था और केवल भाग्य के भरोसे इस मुकाम तक पहुंचा था, तो वन ब्लेड पैलेस शायद इसकी परवाह नहीं करता। बहुत शक्तिशाली। वांग परिवार के पास कम से कम 400 ड्रैगन देव लोक साधक थे। कुछ ही मिनटों में उनका सफाया हो गया, कोई भी बच नहीं पाया, आत्मसमर्पण करने का भी मौका नहीं मिला। यह फीनिक्स संप्रदाय दबंग है। मुझे डर है कि आज के बाद कोई भी फीनिक्स संप्रदाय को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा या यह नहीं सोचेगा कि फीनिक्स संप्रदाय प्रथम श्रेणी का संप्रदाय कहलाने के लायक नहीं है। वन ब्लेड पैलेस की तरफ से आदिनाथ हमेशा शांत भाव और उदासीन नजर से प्रतियोगिता देखता था, लेकिन इस समय उसकी उदासीनता गायब हो गई थी, उसकी शांति गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अवर्णनीय जटिलता का भाव आ गया था। वे इतने शक्तिशाली हैं? आदिनाथ नीचे खड़ी श्वेत वस्त्रधारी आकृति को घूर रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मानो उसकी नजर को भांपकर श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने अचानक ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंखें मिला लीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी नजरें हटा लीं। आदिनाथ ने भी जल्दी से सिर हिलाया और सिर हिलाने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वह दूसरे पक्ष की हरकतों पर नजर रख रहा था। वह स्पष्ट रूप से केवल ड्रैगन देव लोक में ही है, लेकिन वह मुझे ऐसा क्यों महसूस करा रहा है जैसे वह हजारों सालों से जीवित है। आदिनाथ ने मन ही मन सोचा, वह तो मेरी पीढ़ी का ही कोई व्यक्ति है। भले ही मैं ड्रैगन संप्रभु लोक का साधक हूं, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। ऊपर ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र उस युग में शिखर शक्ति का केंद्र था जहां ड्रैगन पूज्य प्रकट नहीं होते थे। ऐसे लोग रोजाना कम ही दिखाई देते थे, अक्सर एकांत में, और जब वे दूसरों के सामने प्रकट भी होते थे तो वे शांत और सांसारिक मामलों से मुक्त होते थे। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र से नीचे के सभी लोगों के लिए ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के साधक देवता थे। केवल वे ही लोग जो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के साधक के साथ थोड़ा सा संपर्क कर सकते थे, वे छद्म सम्राट क्षेत्र के शिखर पर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। हालांकि देव की नजर से आदिनाथ को आभास हो गया कि ऐसा लग रहा था कि देव को ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की परवाह नहीं है। कोई बात नहीं, यह जश्न मनाने लायक है। फीनिक्स संप्रदाय मेरे वन ब्लेड पैलेस का हिस्सा है। उसी समय वांग परिवार की तरफ अनगिनत लोगों की आंखें लाल हो गईं, घृणा से उबल रही थीं और उनके शरीर के चारों ओर ठंडी रोशनी फैल रही थी, मानो वे खुद को हमला करने से मुश्किल से रोक पा रहे हों। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जमीन पर पैर पटका, उसकी आकृति ऊपर उठी, शून्य क्षेत्र में एक प्रक्षेप पथ बनाती हुई, और एक धमाके के साथ वह देव की ओर बढ़ा। संप्रदाय गुरु की रक्षा करो। यह देखकर ईशान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके पीछे कई संत शीत दिव्य रक्षक तुरंत बाहर निकल आए और देव के सामने का रास्ता रोक दिया। इसी बीच तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक ने अपने स्थानिक वलय थपथपाए और बैंगनी विनाशकारी तलवार अभिप्राय प्रकट हुआ। विनाशकारी तलवार संरचना किसी भी क्षण तैनात की जा सकती थी। मेरे लिए मरो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने संत शीत दिव्य रक्षक और तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें आग से धधक उठीं, ड्रैगन बल उमड़ पड़ा और उसने सीधे देव पर हमला कर दिया। विनाशकारी तलवारों की सेना को छोड़ दो, दिव्या अचानक चिल्लाया। सब रुक जाओ।
जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ने वाले थे और भिड़ने ही वाले थे, युद्धपोत से अचानक पूर्वी पूर्वज की आवाज आई। फीनिक्स संप्रदाय की गतिविधियां रुक गईं और उन्होंने अंततः हमला नहीं किया। हालांकि वांग परिवार के अधेड़ व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसकी गति कम नहीं हुई और वह सीधे देव की ओर बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूर्वी पूर्वज की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी हथेली जोर से हिलाई। इस क्षण उसका हाथ असीम रूप से फैल गया और उसकी हथेली भी बड़ी हो गई। एक पल में वह देव के सामने एक बड़े पहाड़ की तरह उतर आया और सीधे अधेड़ व्यक्ति पर वार किया। धमाका! जैसे ही दोनों का संपर्क हुआ, एक जबरदस्त आवाज गूंजी। अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर जोर से कांप उठा और शून्य लोक में रुक गया। प्रहार करने वाली हथेली भी जोर से कांप उठी और थोड़ी पीछे हट गई। यह देखकर देव की पुतलियां सिकुड़ गईं। जाहिर है, अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत पूर्वी पूर्वज से ज्यादा अलग नहीं थी। जिनकांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? रोके जाने पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूर्वी पूर्वज को तीखी नजरों से देखा। जिनकांत? तो पौराणिक पूर्वी पूर्वज का नाम जिनकांत है। वांग परिवार का यह विशेषज्ञ भी दुर्जेय है। वास्तव में पूर्वी पूर्वज से सीधे मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि यह पूर्वी पूर्वज का क्लोन मात्र है, फिर भी यह अत्यंत शक्तिशाली है। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के नीचे पूरी तरह से अजेय है। इस समय कई निगाहें पूर्वी पूर्वज की ओर मुड़ गईं। हर कोई महसूस कर सकता था कि इस समय वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कितना क्रोधित हो रहा था। इसके बारे में सोचते ही यह स्पष्ट हो गया, वांग परिवार द्वारा सावधानी पूर्वक चुने गए 1000 व्यक्ति इस तीसरे चरण में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, जिससे स्वाभाविक रूप से कोई भी क्रोधित हो सकता था। सबसे पहले ये 1000 व्यक्ति वांग परिवार के स्तंभ थे, वांग परिवार के मध्यस्तरीय विशेषज्ञों में सबसे उत्कृष्ट। यह बहुत संभव था कि वांग परिवार के भविष्य के उच्चस्तरीय विशेषज्ञ, जैसे कि ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के लोग, उन्हीं में से निकलेंगे। लेकिन आज फीनिक्स संप्रदाय ने निर्दयतापूर्वक प्रहार किया, उन सभी का सफाया कर दिया। इसने वांग परिवार के भविष्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दूसरी बात, 13 परिवारों में से एक होने के नाते वांग परिवार ने लंबे समय तक ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का दमन किया था, जो एक प्रसिद्ध और निर्विवाद व्यक्ति था। फिर भी आज फीनिक्स संप्रदाय ने इतने सारे लोगों के सामने अपने परिवार की युवा पीढ़ी का पूरी तरह से दमन किया और उसे मार डाला। यह वांग परिवार के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारने के बराबर था, एक ऐसा तमाचा जिसने उनके दांत भी तोड़ दिए। अगर वांग परिवार ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, उदासीन रहा और केवल इस संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों का पालन किया, तो 13 परिवारों का खिताब वास्तव में उनके लिए अयोग्य होगा। इसलिए एक उल्लंघन का जोखिम उठाते हुए और पूर्वी पूर्वज का विरोध करने का जोखिम उठाते हुए यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति फिर भी देव को मारने के इरादे से आगे बढ़ा। यह संप्रदाय प्रतियोगिता है। अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दो। पूर्वी पूर्वज ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, रत्नेश, तुम्हारे वांग परिवार की हार का मतलब है कि वे कौशल में कमतर थे। यह संप्रदाय प्रतियोगिता हमारे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के स्तंभों का चयन करती है। ड्रैगन मार्शल की विपत्ति के साथ फीनिक्स संप्रदाय की आगे बढ़ने की क्षमता उनका अपना कौशल है। अगर तुम कुछ करना चाहोगे तो यह पुराना पूर्वज सहमत नहीं होगा। बकवास! रत्नेश की आंखें मानो आग उगल रही थीं। जिनकांत, क्या तुम अंधे हो? क्या यह मेरे वांग परिवार की हार है? बात बस इतनी है कि इस दुष्ट फीनिक्स संप्रदाय ने किसी अज्ञात तरीके से मेरे वांग परिवार की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
आज मारे गए 1000 लोगों के कारण मेरे वांग परिवार की शक्ति कम से कम 1000 साल पीछे चली जाएगी। इस पुराने पूर्वज ने पहले ही कहा था, संप्रदाय प्रतियोगिता में जीवन और मृत्यु को नजरअंदाज किया जाता है। अगर तुम्हारे वांग परिवार के शिष्यों में ताकत होती तो वे फीनिक्स संप्रदाय को भी नहीं छोड़ते। पूर्वी पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो अपने वांग परिवार के छोटे शिष्यों को दोष दो कि वे बहुत कमजोर हैं। देव अपनी आंखें झपकाने के साथ पूर्वी पूर्वज की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। पूर्वी पूर्वज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन पूर्वी पूर्वज ने ऐसा नहीं किया। उसका हर शब्द, हर अक्षर फीनिक्स संप्रदाय की रक्षा में था। यह एक ऐसी बात थी जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता था। इस दृष्टिकोण ने स्पष्ट रूप से पूर्वी पूर्वज को वांग परिवार और फीनिक्स संप्रदाय के बीच के झगड़े में शामिल कर दिया। देव को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों करेगा। दिव्य औषधि पर्वत के अलावा दोनों के बीच कोई और संबंध नहीं था। फिर भी पूर्वी पूर्वज उनकी मुलाकात के बाद से ही उसकी मदद कर रहे थे। आज इस पुराने पूर्वज को सुबलियाओं का सिर धड़ से अलग करना होगा। जो भी मुझे रोकेगा वह मेरे वांग परिवार का दुश्मन होगा। रत्नेश ने गहरी सांस ली। उसका स्वर शांत होता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन और भी ठंडा होता गया। खैर, मेरे वांग परिवार के शिष्य पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हालांकि दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने का एक मौका था, लेकिन अब कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन करना केवल उल्लंघन है। यह पुराना पूर्वज 973 वर्ष पहले छद्म सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अब केवल 27 वर्ष का जीवन काल शेष है। इस पुराने पूर्वज के लिए ये 27 वर्ष पलक झपकते ही बीत जाएंगे, चाहे वे हों या न हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी इस पुराने पूर्वज को चुनौती देना चाहता है, आगे आए। रत्नेश के शब्दों से कई लोग चुप हो गए। स्पष्टतः वह छद्म सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ होने की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल दूसरों पर दबाव बनाने के लिए कर रहा था। छद्म सम्राट क्षेत्र, हालांकि ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी हमेशा भय और दहशत पैदा करता था। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि छद्म सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ केवल 1000 साल तक ही जीवित रह सकते थे। ऐसे लोग बिल्कुल पागल कुत्तों जैसे थे। अब उनके पास ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका नहीं था और उनकी मनःस्थिति भी बदल जाती। देर सवेर उनकी मृत्यु हो ही जाती, इसलिए शांति से मरने के बजाय उनके लिए पागलपन से मरना बेहतर था। इसलिए बहुत कम लोग उन्हें उकसाने को तैयार थे। उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और वे मर भी सकते थे, लेकिन दूसरों के पास अभी भी उम्मीद थी। इस समय रत्नेश फीनिक्स संप्रदाय से जुड़ी विभिन्न शक्तियों से कह रहा था, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। 973 साल पहले छद्म सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रत्नेश की साधना छद्म सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थी, जिससे उसे पूर्वी पूर्वज के क्लोन से लड़ने की योग्यता मिल गई थी। ऐसे व्यक्ति को ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए भी मारना मुश्किल होगा। उसे उकसाने वाले लोग सचमुच बहुत कम थे। वांग परिवार के शिष्यों, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। रत्नेश के बोलने के बाद उसने वांग परिवार के सदस्यों की ओर फिर से देखा और चिल्लाया, आज सिर्फ यही पूर्वज संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अगर किसी को यकीन न हो तो आकर इस पूर्वज को ढूंढ ले। इस मामले का वांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। पूर्वज रत्नेश। वांग परिवार के शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें लाल हो गईं, वे दांत पीस रहे थे और क्रोध से उनकी आंखें फटने वाली थीं।
वांग परिवार में रत्नेश की हैसियत उन्हें पूर्वज कहलाने की अनुमति देती थी, इसीलिए उन्हें हमेशा पूर्वज रत्नेश कहा जाता था। इस पूर्वज को अपनी जान दे दो। रत्नेश की नजर देव की ओर गई। उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान आ गई और एक धमाके के साथ उसका शरीर देव की ओर दौड़ा। यह दृश्य देखकर सभी पीछे हट गए। चौक में मौजूद भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। केवल फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य ही बीच में रह गए। उसी समय नाव पर खड़े 10 महासंप्रदायों के भाव अलग अलग थे। कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे, कुछ के चेहरे पर उलझन थी और केवल वन ब्लेड पैलेस और पूर्वी पूर्वज ही गुस्से में थे। आपने इस पुराने पूर्वज को इस संप्रदाय प्रतियोगिता का मेजबान बनने के लिए आमंत्रित किया था, फिर भी आप बिना हस्तक्षेप किए बस स्थिति को घटते हुए देख रहे हैं। पूर्वी पूर्वज ने फिर से हाथ हिलाया और रत्नेश का रास्ता रोक दिया। उसी समय उसकी नजर युद्धदेव संप्रदाय और अन्य महासंप्रदायों पर पड़ी। युद्धदेव संप्रदाय, तलवार अमर मकबरा और अन्य महासंप्रदाय जो फीनिक्स संप्रदाय से दुश्मनी रखते थे, रत्नेश के कदम उठाते ही खुशी से भर गए, मानो वे चाहते हों कि रत्नेश देव को मार डाले। पूर्वी पूर्वज ने यह बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह संप्रदाय प्रतियोगिता 10 महासंप्रदायों द्वारा आयोजित की जा रही थी। फिर भी जब ऐसा हुआ तो उन्होंने न केवल हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि खुशी भी मनाई। अपने 1000 लोगों के मारे जाने के बाद वांग परिवार का क्रोधित होना स्वाभाविक है, और यह रत्नेश तो छद्म सम्राट क्षेत्र के शिखर पर है, जिसका जीवनकाल केवल 27 वर्ष शेष है। अब उसे रोकना व्यर्थ होगा। युद्ध देवता संप्रदाय की ओर से एक लाल वस्त्रधारी बालक बोला। यह युद्ध देवता संप्रदाय का पृथ्वी पूर्वज, एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ निसर्ग था। बेहतर होगा कि उन्हें इस शिकायत का समाधान करने दिया जाए, अन्यथा भविष्य में भी फीनिक्स संप्रदाय का रत्नेश द्वारा शिकार किया जाएगा, निसर्ग ने कहा। बकवास। पूर्वी पूर्वज की आंखें सिकुड़ गईं, उनका गुस्सा उबल रहा था। पूर्वी पूर्वज अपने हृदय स्वभाव से ही संप्रदायों के प्रति तीव्र अस्वीकृति की भावना रखते थे। अनगिनत शक्तियों ने उन्हें भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वे अभी तक किसी में शामिल नहीं हुए थे और धीरे धीरे अपनी वर्तमान चरम शक्ति तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से खुद पर निर्भर थे। यह संप्रदाय प्रतियोगिता 10 महासंप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, जिन्होंने पूर्वी पूर्वज को भाग लेने के लिए राजी करने से पहले कई शर्तें रखी थीं। क्योंकि 10 महासंप्रदायों के लिए संप्रदाय प्रतियोगिता मूल रूप से उन्हीं द्वारा आयोजित की जाती थी। यदि उनमें से किसी को मेजबान चुना जाता तो अन्य शक्तियां निश्चित रूप से इसे अनुचित मानतीं। इसलिए मेजबान के रूप में एक उच्च पद, शक्तिशाली शक्ति और अधिमानतः एक शिथिल साधक का चयन स्वाभाविक था। और ऐसा व्यक्ति निस्संदेह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के शिथिल साधकों के 4 पूर्वज सबसे उपयुक्त थे। हालांकि पश्चिमी पूर्वज ने सीधे मना कर दिया। उत्तरी पूर्वज एकांत में थे और दक्षिणी पूर्वज एक गुप्त कला सीख रहे थे। समय के साथ केवल पूर्वी पूर्वज ही थे, लेकिन पूर्वी पूर्वज संप्रदायों को नापसंद करते थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। अगर इतनी बड़ी कीमत न चुकाई होती तो पूर्वी पूर्वज बिल्कुल नहीं आते। लेकिन इस समय जब रत्नेश संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और ये महासंप्रदाय चुप थे, तो पूर्वी पूर्वज के क्रोध की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता था। यह नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम से शरत, जो 9वीं पीढ़ी के पूर्वज के पुनर्जन्म थे, ने भी कहा, वांग परिवार और फीनिक्स संप्रदाय का मैच पहले ही समाप्त हो चुका है। यह रत्नेश के लिए फीनिक्स संप्रदाय के साथ अपनी शिकायतें सुलझाने का समय है, और वह उनके मैच के दौरान सीधे हमला नहीं कर रहे हैं। इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है ना?
खैर, मुझे नहीं लगता। तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करना, क्या एक महासंप्रदाय के रूप में आपका स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम यही कहता है? पूर्वी पूर्वज अचानक जोर से हंसे। हाँ हाँ हाँ, मैंने सचमुच देखा है। तुम तथाकथित संप्रदाय आखिरकार वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था, पाखंडी और नीच। पूर्वी पूर्वज, नाराज मत हो। खुद को उसकी जगह रखकर देखो, अगर तुम रत्नेश होते तो तुम भी नाराज होते, है ना? राजेंद्र की आवाज भी आई। तुम खुद को देव की जगह क्यों नहीं रखकर देखते? पूर्वी पूर्वज ने खींचकर कहा, यह संप्रदाय प्रतियोगिता मूल रूप से जीवन मरण का मामला थी, जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वांग परिवार का पूर्ण विनाश उनकी अपर्याप्त साधना के कारण हुआ था। अगर हर पराजित शक्ति इस तरह की मुसीबत खड़ी करे, तो इस संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत कौन करेगा? तुम्हारे 10 महासंप्रदायों की प्रतिष्ठा के साथ मुझे डर है कि सभी को चिंता होगी कि तुम जवाबी कार्रवाई करोगे या नहीं, है ना? बस तुम्हें इस संप्रदाय प्रतियोगिता के शीर्ष 10 सीधे मिल जाएं। यह सही नहीं है। राजेंद्र ने सिर हिलाया। अगर यह सिर्फ हार होती तो इतना गुस्सा नहीं होता। असल बात यह है कि फीनिक्स संप्रदाय ने हद कर दी। वे उन्हें हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको मिटाने पर जोर दिया। यह हृदय प्रकृति स्वाभाविक रूप से क्रूर और निर्दयी है, और उन्हें सचमुच सबक सिखाया जाना चाहिए। कोई असली योग्यता नहीं, बस कुतर्कों की एक अंधीन धारा। पूर्वी पूर्वज ने एक सांस ली, फिर कहा, मैं अब इस संप्रदाय प्रतियोगिता की मेजबानी नहीं कर रहा हूं। जो भी इसे आयोजित करना चाहे, करे। जहां तक उस शक्तिशाली व्यक्ति की बात है जो दानव अमर पवित्र क्षेत्र को खोलता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे बिना भी यह कर सकते हो, है ना? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पूर्वी पूर्वज युद्धपोत से सीधे निकलने ही वाला था। रुको! इसी क्षण राजेंद्र और अन्य लोगों ने एक साथ अपने भाव बदले और उसे रोकने के लिए बोले, कुछ गड़बड़ है? पूर्वी पूर्वज ने अपने कदम रोके, रत्नेश के साथ एक और हथेली का वार किया और राजेंद्र और अन्य लोगों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह कहना होगा कि उसकी साधना वास्तव में शक्तिशाली थी। इस समय वह रत्नेश से भिड़ रहा था, लेकिन उसका मन उस पर बिल्कुल केंद्रित नहीं था। फिर भी वह रत्नेश से बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था। अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो शायद रत्नेश उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। पूर्वी पूर्वज, इस मामले पर चर्चा की जा सकती है। आपके बिना दैत्य अमर पवित्र क्षेत्र नहीं खुल सकता। निसर के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो जितनी पाखंडी हो सकती थी उतनी थी। यह सही है। शरत ने भी कहा, पूर्वी पूर्वज, इतनी जल्दी गुस्सा मत करो। तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो, क्या तुम्हारा हृदय स्वभाव थोड़ा और परिपक्व नहीं होना चाहिए? क्या मेरा हृदय स्वभाव पर्याप्त परिपक्व नहीं है? पूर्वी पूर्वज ने व्यंग्य किया। वह इन महासंप्रदायों द्वारा उसे संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आमंत्रित किए जाने का वास्तविक कारण कैसे नहीं जान सकता था। अमर दानव पवित्र क्षेत्र को खोलने के लिए कुल 12 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधकों की आवश्यकता थी, लेकिन यह गौण था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अमर दानव पवित्र क्षेत्र को खोलने के लिए 12 अमर दानव पवित्र तावीज़ों की आवश्यकता थी। ये अमर दानव पवित्र तावीज़ कई सहस्राब्दियों पहले अमर दानव पवित्र क्षेत्र द्वारा अचानक जारी किए गए थे। अतीत में जब अमर दानव पवित्र क्षेत्र खोला गया था, तब अमर दानव पवित्र तावीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। अगर एक भी गायब होता तो दानव अमर पवित्र क्षेत्र को खोला नहीं जा सकता था। और पूर्वी पूर्वज के पास एक दानव अमर पवित्र तावीज़ था। निःसंदेह दानव अमर पवित्र क्षेत्र का खुलना पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लिए फायदेमंद था। दबाव में, चाहे वह अनिच्छुक ही क्यों न हो, पूर्वी पूर्वज को दानव अमर पवित्र तावीज़ निकालना ही पड़ा।
लेकिन यह दानव अमर पवित्र ताबीज इस बात पर निर्भर करता था कि वह इसे किसे उधार देना चाहता है। दानव अमर पवित्र ताबीज रखने से दानव अमर पवित्र क्षेत्र में कई सुविधाएं मिलती। हालांकि यह पहली बार था जब दानव अमर पवित्र ताबीज के साथ प्रवेश किया गया था। यह वास्तव में एक सच्चाई थी। इन महासंप्रदायों ने पूर्वी पूर्वज को मेजबान बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए भारी कीमत चुकाने का मुख्य कारण यह उम्मीद थी कि पूर्वी पूर्वज उन्हें अपने हाथ में दानव अमर पवित्र ताबीज उधार दे देंगे। 10 महासंप्रदायों में से प्रत्येक के पास एक दैत्य अमर पवित्र ताबीज था। यदि किसी महासंप्रदाय के पास 2 ताबीज होते तो दैत्य अमर पवित्र क्षेत्र में उस महासंप्रदाय की उपज निश्चित रूप से अन्य महासंप्रदायों की तुलना में कहीं अधिक होती। 12 दैत्य अमर पवित्र ताबीजों में से एक पूर्वी पूर्वज के हाथ में था, बाकी 10 महासंप्रदायों के हाथ में थे, और आखिरी ताबीज वह अंबर परिवार के हाथ में था। यह कैसे प्राप्त हुआ यह अब किसी को पता नहीं था और किसी को इसकी परवाह भी नहीं थी। सभी शक्तियां अंबर परिवार का समर्थन प्राप्त करने के बारे में सोच रही थीं। यही कारण था कि रंजना और तैमूर किसी भी कीमत पर समीक्षा को मारना चाहते थे। अगर समीक्षा की हत्या हो जाती और यह बात किसी को पता न चलती तो रंजना अंबर परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी होती और यह दानव अमर पवित्र ताबीज भी उसके द्वारा दानव अमर पवित्र क्षेत्र में ले जाया जाता। हालांकि अब जब मामला उजागर हो गया था, रंजना और तैमूर की योजनाएं विफल हो गई थीं। तो बताओ इस बारे में क्या किया जाना चाहिए? पूर्वी पूर्वज ने आंखें सिकोड़ लीं। जाहिर है हमें हस्तक्षेप करना ही होगा। राजेंद्र ने हल्की खांसी की, सीधे रत्नेश की ओर देखा और कहा, रत्नेश, यह संप्रदाय प्रतियोगिता है। तुम्हारे वांग परिवार और फीनिक्स संप्रदाय में एक रंजिश है जिसे बाद में सुलझाया जा सकता है, लेकिन आज नहीं। तुरंत रुको और हम दिखावा करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, शरत ने भी कहा। ये 2 बूढ़े। निसर्ग ने दोनों की तरफ देखा क्योंकि उन्हें पता था कि वे पूर्वी पूर्वज की कृपा पाना चाहते हैं और इस तरह पूर्वी पूर्वज के हाथ से अमर दानव पवित्र ताबीज उधार लेना चाहते हैं। तुरंत उसने भी कमजोरी नहीं दिखाई और ठंडे स्वर में कहा, रत्नेश, फीनिक्स संप्रदाय का अलग दिखना और अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचना दिखाता है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। ऐसे लोग ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के भविष्य के लिए जरूरी हैं। तुम्हें उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। तीनों ने एक साथ बात की। ऐसा लग रहा था कि सभी कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस देखते रहे कि रत्नेश लगातार देव की ओर बढ़ रहा था और फिर पूर्वी पूर्वज ने उसे रोक दिया। अगर पूर्वी पूर्वज न होते तो उनके बोलते ही रत्नेश शायद फीनिक्स संप्रदाय की भीड़ में घुस गया होता। पूर्वी पूर्वज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह रत्नेश पर चिल्लाया, रत्नेश, तुम मौत की तलाश में हो। सिर्फ अपने इस क्लोन से तुम इस बूढ़े को नहीं मार सकते। रत्नेश ने ठंडी सांस ली, उसकी हथेली का रूप बदल गया और उसकी विशाल 5 उंगलियां एक पहाड़ में बदल गईं, जो देव की ओर दबाव डाल रही थीं। यह कहने के बजाय कि रत्नेश फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करना चाहता था, यह कहना ज्यादा सही होगा कि वह देव को मारना चाहता था। किसी भी नजरिए से देव फीनिक्स संप्रदाय की आत्मा थी, फीनिक्स संप्रदाय का आध्यात्मिक स्तंभ। जब तक देव मारा जाता, फीनिक्स संप्रदाय स्वाभाविक रूप से ढह जाता और पराजित हो जाता। धमाका! विशाल ताड़ आकाश में गर्जना करता हुआ शून्य क्षेत्र को हिलाता हुआ चला गया और एक कर्कश ध्वनि हुई, जैसे अंतरिक्ष सीधे टुकड़ों में बिखर गया हो। विनाश तलवारों की व्यूह रचना। बाहर दिव्या ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। फुसफुसा। अनंत बैंगनी विनाश तलवार अभिप्राय इस क्षण एक आकाशभेदी लंबी तलवार में परिवर्तित हो गया और रत्नेश की हथेली से जोरदार टक्कर हुई। संपर्क में आते ही
विनाश तलवार व्यूह अचानक एक आकाशकंपायमान बैंगनी प्रकाश के साथ फूट पड़ा और तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक से अनंत सच्ची क्यूई निकली, जो लंबी तलवार में समा गई और एक ही पल में कम से कम सैकड़ों बार रत्नेश की हथेली से टकराई। हम्म। रत्नेश ने आश्चर्य से हम्म कहा, क्योंकि पूरे फीनिक्स संप्रदाय में देव के अलावा वह किसी और को अपनी नजरों में नहीं रखता था। वह एक छद्मस्म्राट क्षेत्र शिखर था, जो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के नीचे लगभग अजेय था। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक की विनाश तलवार व्यूह वास्तव में उसके बराबर हो सकती है। अगर इतना ही काफी है तो यह काफी नहीं है। रत्नेश ने ठंडी सांस ली। उसकी छद्मस्म्राट क्षेत्र शिखर साधना एक गर्जना के साथ फूट पड़ी और उसका पूरा शरीर आश्चर्यजनक प्रकाश से प्रस्फुटित हुआ, जिसने शीघ्र ही एक विशाल मुट्ठी का रूप ले लिया और विनाशकारी तलवार व्यूह पर जोरदार प्रहार किया। इस तरह की बमबारी में बैंगनी लंबी तलवार जोर से कांप उठी, वास्तव में थोड़ी पीछे हटी, लेकिन गायब नहीं हुई। इसी समय पूर्वी पूर्वज आ पहुंचा। उसकी आकृति युद्धपोत से निकलकर रत्नेश की ओर बढ़ रही थी। उसी समय वन ब्लेड पैलेस की ओर से आदिनाथ ने ठंडी सांस ली, अपना पैर पटका और उसकी आकृति सीधे गायब हो गई, देव के सामने फिर से प्रकट हो गई। अगर सिर्फ पूर्वी पूर्वज होते तो रत्नेश को डर नहीं लगता, लेकिन आदिनाथ के आने से वह रुक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। आदिनाथ, क्या तुम मुझे भी रोकोगे? रत्नेश ने गंभीरता से कहा। बस करो। आदिनाथ ने अपने हाथ पीछे करके उदासीनता से कहा। फीनिक्स संप्रदाय मेरे वन ब्लेड पैलेस द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है और यह मेरे वन ब्लेड पैलेस के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम कहाँ थे जब फीनिक्स संप्रदाय ने मेरे वांग परिवार के शिष्यों का नरसंहार किया था? रत्नेश ने दांत पीस लिए। वह एक प्रतियोगिता थी। आदिनाथ ने रत्नेश को घूरते हुए शांति से कहा। पूर्वज ने भी कहा था कि संप्रदाय प्रतियोगिता में जीवन और मृत्यु अप्रासंगिक हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शेष 27 वर्षों में वांग परिवार के लिए सबसे बड़ा योगदान देने की पूरी कोशिश करता। इस व्यक्ति को मारना और फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करना मेरे वांग परिवार के लिए सबसे बड़ा योगदान है, रत्नेश ने कहा। तुम बहुत जिद्दी हो, आदिनाथ ने अपना सिर हिलाया। रत्नेश ने एक पल के लिए उसका सामना किया, गहरी सांस ली और उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। आदिनाथ, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक ड्रैगन संप्रभु राज्य हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। इस बूढ़े के पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और मैंने पहले भी कहा है, जो भी इस बूढ़े को रोकता है वह इस बूढ़े का विरोध कर रहा है और जब तक यह बूढ़ा मर नहीं जाता उसे जरूर पछताना पड़ेगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आदिनाथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रत्नेश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उसके विचारों को पहले ही व्यक्त कर रहे थे। सच कहूं तो छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर वाकई डरावना है और 30 साल से भी कम समय बचा है। शायद अब पागल हो जाने का समय आ गया है। लेकिन आदिनाथ की आंखों में ठंडक चमक उठी। शायद दूसरी ताकतें तुमसे सावधान रहेंगी, लेकिन मेरा वन ब्लेड पैलेस नहीं डरता। अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। तुम कितने साल जी सकते हो यह तुम्हारे अभी के फैसले पर निर्भर करता है। तुम अब भी इस बूढ़े को मार सकते हो। रत्नेश जोर से हंसा। आदिनाथ, तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। यह बूढ़ा मानता है कि ड्रैगन सॉवरेन साम्राज्य से लड़ाई में यह बूढ़ा सचमुच कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस बूढ़े की साधना के साथ तुम्हारा मुझे मारना भी एक सपना है। मुझे मजबूर मत करो। आदिनाथ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अपनी हथेली घुमाई और एक गहरे नीले रंग का म्यान प्रकट हुआ। उसके मूठ पर 9 कीमती मनके थे
और एक नज़र में ही कोई तुरंत पहचान सकता था कि यह कम से कम एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का हथियार था। मुझे अपना ब्लेड निकालने के लिए मजबूर मत करो, आदिनाथ ने आगे कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं अपना ब्लेड निकाल लूं तो क्या परिणाम होंगे। रत्नेश का चेहरा इतना गंभीर था कि ऐसा लग रहा था जैसे उससे पानी टपकेगा। उसने स्वाभाविक रूप से वन ब्लेड पैलेस के बारे में अफवाहें सुनी थीं। एक ब्लेड से अगर प्रतिद्वंद्वी नहीं मरता तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। बेशक यह सिर्फ एक अफवाह थी, भले ही वे प्रतिद्वंद्वी को न मार पाए, वन ब्लेड पैलेस के लोग सीधे नहीं मरेंगे। इस कथन का मुख्य अर्थ वन ब्लेड पैलेस का दुश्मन का सामना करते समय दृढ़ संकल्प था। चींटी का सामना करते हुए भी वे पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में ये सेनाएं वन ब्लेड पैलेस को उकसाने के लिए तैयार नहीं थीं। अगर वन ब्लेड पैलेस लड़ता तो वे पागलों का एक समूह होते जिन्हें आपके साधना स्तर की परवाह नहीं होती, न ही वे लापरवाह होते। वन ब्लेड पैलेस के शिष्य में कोई भी कमी, यहाँ तक कि एक निशान भी ढूंढना असंभव था। और इस समय रत्नेश का सामना आदिनाथ से था, जो एक ड्रैगन संप्रभु राज्य था। हालांकि रत्नेश को लग रहा था कि आदिनाथ उसे नहीं मार सकता, फिर भी वह बेहद सतर्क था। अगर यह निसर्ग या शरत जैसे अन्य ड्रैगन संप्रभु राज्य होते तो रत्नेश वास्तव में डरता नहीं और उनसे बच निकलने में उसे पूरा विश्वास होता। लेकिन आदिनाथ अलग था, क्योंकि वह वन ब्लेड पैलेस का ड्रैगन सॉवरेन क्षेत्र था। कितना दबंग! दिव्या ने आदिनाथ को देखा, उसकी आंखें अनगिनत तारों की रोशनी से भर गईं। यह एक सच्चा महाशक्ति है। सिर्फ एक शब्द से एक छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। वाकई बहुत शक्तिशाली। ईशान और विवंश ने भी एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा, मैं जरूर उससे आगे निकल जाऊंगा। जैसे ही वे तीनों सोच रहे थे, देव, जो उनके पीछे खड़ा था, अचानक अपना पैर उठाया और धीरे से बाहर चला गया। संप्रदाय गुरु आप! उसे बाहर जाते देख ईशान और बाकी दोनों के हाव भाव बदल गए और फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य भी उसकी रक्षा करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। लेकिन देव ने हाथ हिलाकर उनकी हरकतें रोक दीं। वास्तव में हालांकि ईशान और अन्य लोग जानते थे कि देव शक्तिशाली है, उन्होंने कभी नहीं देखा था कि वह कितना शक्तिशाली था। लेकिन रत्नेश एक सच्चा छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर था और ईशान और अन्य लोगों के दिलों में देव, जो ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रतीत होता था, शायद रत्नेश का कोई मुकाबला नहीं था। न केवल वे, बल्कि पूर्वी पूर्वज और आदिनाथ भी इस समय अपना सिर घुमाकर देव की ओर देखने लगे। रत्नेश की निगाहें और भी ठंडी हो गईं और उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। क्या तुम आकर मरने के लिए उत्सुक हो? देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि आदिनाथ और पूर्वी पूर्वज की ओर अपनी मुट्ठियां हल्की सी मोड़ते हुए शांति से कहा, वरिष्ठों, देव आपकी दयालुता की सराहना करता है, लेकिन देव भी सचमुच देखना चाहता है कि छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर कितना शक्तिशाली हो सकता है। क्या? जैसे ही देव ने ये शब्द कहे, सब दंग रह गए, यहाँ तक कि गुस्से से भरे रत्नेश भी इस पल थोड़ा रुक गए। उन्हें यह कुछ अविश्वसनीय लगा। तुम उससे लड़ना चाहते हो? आदिनाथ ने देव की ओर देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा समझता हूं, लेकिन एक छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर की ताकत वाकई बेहद भयानक होती है। तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। पूर्वी पूर्वज ने भी अपना सिर हिलाया। हाँ, मैंने गलत तो नहीं सुना। यह आदमी वाकई वांग परिवार के स्याही पूर्वज से लड़ना चाहता है। वह सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। यह सोचकर कि इस संप्रदाय प्रतियोगिता में कुछ सफलताएं प्राप्त करके वह घमंडी और अजेय बन सकता है।
यह छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर है। वह अपने ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह शायद उसे अपने हाथ के एक झटके से दबा सकता है। वह बस खुद को ज्यादा आंक रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि उसे यहां इस तरह शेखी बघारने का कितना आत्मविश्वास है। इस समय एक जोरदार शोरगुल गूंज उठा जो बहरा कर देने वाला था, लेकिन किसी ने भी अपना तिरस्कार नहीं छिपाया। उनके विचार में देव सचमुच बहुत घमंडी था, हद से ज्यादा घमंडी। शायद वह ड्रैगन देव क्षेत्र के लोगों में बेजोड़ था, लेकिन रत्नेश एक छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर था और वह 973 वर्षों से छद्म सम्राट क्षेत्र में डूबा हुआ था। उसकी ताकत का देव कैसे मुकाबला कर सकता था? वहां मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। यहां तक कि पूर्वी पूर्वज और आदिनाथ का भी मानना था कि देव रत्नेश का बिल्कुल भी विरोधी नहीं होगा। अगर वे उसे रत्नेश से लड़ने देते तो यह बस एक आत्मघाती मिशन होता। फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को भी लगता था कि उनके संप्रदाय गुरु रत्नेश के विरोधी नहीं हो सकते, लेकिन वे तो फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य थे। देव उनके दिलों में एक देवता था। वे देव के किसी भी काम में कभी बाधा नहीं डालते थे और उन्हें यह भी विश्वास था कि देव उसे जरूर पूरा कर सकता है। यह एक तरह का निराधार विश्वास था, या शायद एक तरह का कट्टर विश्वास। लेकिन शुरुआत से अंत तक फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होने के क्षण से लेकर अब तक पीछे मुड़कर देखें तो देव ने कई ऐसे काम किए थे जिन्हें वे पहले असंभव समझते थे, फिर भी देव ने उन सभी को पूरा किया था। ऐसे बार बार संचय के माध्यम से ही देव उनके दिलों में एक विश्वास, एक सर्वशक्तिमान देवता बन गया। और फीनिक्स संप्रदाय के अलावा एक और व्यक्ति था जिसे लगता था कि देव शेखी नहीं बघार रहा था। यह व्यक्ति जी परिवार का दीपंकर था। दीपंकर ने हर क्षेत्र की सीमाओं को भेद दिया था और दूसरे दौर में देव से युद्ध किया था जहां देव ने उसे हरा दिया था। दीपंकर को अच्छी तरह पता था कि वह कितना शक्तिशाली है। छद्म सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण के विरुद्ध भी वह अपराजित रह सकता था और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी को भी हरा सकता था। दूसरे शब्दों में छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के शक्तिशाली राज्यों के अलावा वह पूरी तरह से अजेय था। लेकिन देव ने उसे हरा दिया था। इसका क्या संकेत था? इसका अर्थ था कि देव में कम से कम छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर से लड़ने की योग्यता तो थी। यही कारण था कि दीपंकर ने 1000 वर्षों तक देव का अनुसरण करने के लिए सहमति व्यक्त की। यह न केवल देव की शक्ति के कारण था, बल्कि उसकी क्षमता के कारण भी था। आखिरकार देव की साधना वास्तव में ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी। दीपंकर को एक बार लगा था कि एक ड्रैगन देव लोक शिखर के रूप में, जो पहले ही इस लोक को पार कर चुका है और एक छद्म सम्राट लोक के अंतिम चरण को हरा सकता है, वह पहले से ही अत्यंत स्वर्ग विरोधी, एक सच्चा विलक्षण व्यक्ति था। लेकिन देव की तुलना में उसकी असीम प्रतिभा काफी फीकी लग रही थी, जैसे जुगनू और चमकते चांद के बीच का अंतर। जिस क्षण उसने मुझे हराया, मुझे पता था कि भविष्य में अगर वह नहीं गिरा तो वह निस्संदेह दुनिया को हिला देने वाला एक महाशक्ति होगा। दीपंकर ने एक गहरी सांस ली, देव को घूरते हुए मन ही मन बुदबुदाया, इस दुनिया में हर कोई उसे नीची नजरों से देखता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह हारेगा नहीं। चूंकि उसने अलग दिखने की हिम्मत की है, इसलिए उसके ऐसा करने के अपने कारण हैं। जैसे ही उसने मन ही मन बुदबुदाया, दूसरी तरफ रत्नेश जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। सुबलियाओ, ओह सुबलियाओ, तुम तो इस बूढ़े को हंसी से मार ही डालोगी। अगर तुम आदिनाथ और जिनकांत के पीछे आज्ञाकारी होकर खड़ी रहती तो शायद यह बूढ़ा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन तुमने बाहर आकर इस बूढ़े से लड़ने का दावा करने की हिम्मत कैसे की?
हाँ 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 हाँ, यह इस बूढ़े ने अब तक सुना सबसे मजेदार मजाक है। देव ने ठंडी आंखों से रत्नेश को देखा और शांति से कहा, हवा तेज है, अपनी जीभ मत काटो। अगर तुम मरना चाहते हो तो यह बूढ़ा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। रत्नेश ने अपनी मुस्कान हटा ली और आदिनाथ और पूर्वी पूर्वज पर अपनी नजरें घुमाईं। क्या तुम दोनों अब भी इस बूढ़े को यहाँ रोकने की सोच रहे हो? यह छोटा सा कमीना भी इस बूढ़े को मारने का दावा कर रहा है, तुम जल्दी से उसके लिए रास्ता क्यों नहीं बना देते? देव, तुम। दोनों ने भौहें चढ़ाई, देव की ओर देखा, जो बस हल्का सा मुस्कुराया और मुट्ठियां भींचते हुए बोला, वरिष्ठ जनों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देव आज मरे या वह मर जाए, सब कुछ पता नहीं, लेकिन वह एक छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर है। आदिनाथ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें यह जोखिम बिल्कुल नहीं उठाने दे सकता। तुम्हारी योग्यता और क्षमता के साथ तुम बिल्कुल नहीं गिर सकते। अगर तुम नहीं गिरे तो तुम निश्चित रूप से भविष्य में फीनिक्स संप्रदाय को एक महासंप्रदाय बना दोगे। अगर तुम आज यहां मर गए तो यह मेरे वन ब्लेड पैलेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। वरिष्ठ जनों, क्या तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा है? देव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यह आत्मविश्वास की कमी नहीं है, बात यह है कि तुम छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर की शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, आदिनाथ ने कहा। कोई बात नहीं, देव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हरकत नहीं करने दूंगा, आदिनाथ का स्वर दृढ़ था। यह कुछ हद तक लाचारी थी। देव को उम्मीद नहीं थी कि आदिनाथ उसकी इतनी रक्षा करेगा, उसे कुछ करने का मौका भी नहीं देगा। और यह दृश्य देखकर रत्नेश के चेहरे पर भी उदासी छा गई। आखिरकार अगर देव ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसे देव को मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसे जाने दो। इसी समय दीपंकर अचानक मुस्कुराते हुए बोला, मेरा विश्वास करो, वह हारेगा नहीं। दीपंकर? आदिनाथ ने देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम इस मजाक में क्यों शामिल हो रहे हो? यह सर्वविदित था कि जी परिवार और फीनिक्स संप्रदाय में शिकायतें थीं। आदिनाथ को लगा कि दीपंकर जानबूझकर देव को मौत के घाट उतारने के लिए उकसा रहा है। एक साधक स्वाभाविक रूप से हृदय का संवर्धन करता है। अगर आप उसे आज रोक भी दें तो भविष्य में उसके हृदय में एक हृदय दानव पनपेगा, जिससे उसे लगेगा कि वह कभी रत्नेश का विरोधी नहीं बन पाएगा। दीपंकर ने उदासीनता से कहा। चाहे आदिनाथ हो या रत्नेश, दीपंकर ने उन्हें सीधे नाम से संबोधित किया, बिना किसी सम्मान या शिष्टाचार के, क्योंकि उनके पास ऐसा करने की क्षमता थी। अगर वह प्रत्येक क्षेत्र की सीमाओं का अनुसंधान न करता तो वह इस समय पहले से ही एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र होता, राजेंद्र और अन्य से भी अधिक शक्तिशाली। उम्र के लिहाज से आदिनाथ शायद उससे भी बूढ़ा नहीं होगा। दीपंकर सही कह रहा है। देव ने हल्के से सिर हिलाया और रत्नेश की ओर देखा। मुझे उससे डर नहीं लगता और मैं उसे मार डालूंगा। देव के शांत शब्दों से यह एक मामूली बात लग रही थी, लेकिन दूसरों की नजर में यह और भी ज्यादा अहंकारी था। उससे डरना नहीं, बल्कि उसे मारना भी चाहते थे। एक ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का साधक एक छद्म सम्राट क्षेत्र के शिखर साधक को मारने की कोशिश कर रहा है। यह तो बस एक कल्पना थी। आदिनाथ और पूर्वी पूर्वज भी देव के अहंकार पर बुरी तरह भड़क गए। अगर तुम मरना चाहते हो तो उसे मत रोको। रत्नेश चिल्लाया, आदिनाथ, जिनकांत, तुम देव के लिए क्या हो? तुम उसे क्यों रोक रहे हो? तुम उसे कुछ समय के लिए तो बचा सकते हो, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं। ऐसे अहंकारी, घमंडी और आत्ममहत्ववान लोगों के लिए उन्हें आश्चर्यजनक तरीकों से दबाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
वरिष्ठजनों, कृपया अभी पीछे हट जाएं। देव को आपकी दयालुता याद है। देव सचमुच असहाय था। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, क्या आप देव को छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर की शक्ति का अनुभव नहीं करा सकते? ज्यादा से ज्यादा अगर देव सचमुच मरने वाली है तो दोनों वरिष्ठजन आगे आकर देव को बचा सकते हैं। तुम। आदिनाथ ने भौहें चढ़ाई और एक पल बाद उसने असहाय होकर कहा, ठीक है, आपने जो कहा वह गलत नहीं है। इसे छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर से लड़ने का अनुभव समझो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैं पास ही नजर रखूंगा और अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। अच्छा, देव ने सिर हिलाया। तो इस बूढ़े के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? पूर्वी पूर्वज ने अपना सिर हिलाया, उसकी आकृति टिमटिमाई और वह युद्धपोत पर लौट आया। उन सबको पीछे हटते देख देव ने एक और कड़वी मुस्कान दी, फिर रत्नेश की तरफ देखा। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? यही तुम्हारा मौका है। सो बली आओ, याद रखना, अगर आज तुम मरते हो तो यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रत्नेश ने ठंडी सांस ली। अगर पहले उसका गुस्सा देव द्वारा वांग परिवार के शिष्यों का वध करने के कारण था, तो अब उसके गुस्से का एक बड़ा हिस्सा इसलिए था क्योंकि देव ने उसे अपनी नजरों में नहीं रखा। क्या मजाक है? एक प्रतिष्ठित छद्म सम्राट लोक शिखर, यहाँ तक कि एक ड्रैगन संप्रभु लोक शिखर साधक भी उससे सावधान रहेगा, फिर भी यह साधारण ड्रैगन देव लोक शिखर साधक उससे लड़ने का दावा कर रहा है। तुम बहुत बकवास करते हो। देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। जल्दी करो, मुझे अभी अखाड़े की प्रतियोगिता के अगले दौर में भाग लेना है। तुम मरने के लिए उत्सुक हो, इसलिए यह बूढ़ा आदमी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। रत्नेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। जैसे ही उसका पैर बाहर निकला, उसकी आकृति गायब हो गई और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह देव के सामने था। उसकी मुट्ठी देव की पुतलियों में तेजी से फैल गई और पल भर में देव की पूरी दृष्टि पर छा गई। संप्रदाय गुरु की रक्षा करो, ईशान तुरंत चिल्लाया। सब लोग पीछे हट जाओ। देव दहाड़ा। उसकी शारीरिक शक्ति और साधना शक्ति उसी क्षण एक हो गई और जादुई शक्ति भी तुरंत दोनों में समा गई। धमाका। इस विलय के तहत देव का आभामंडल अवर्णनीय गति से बढ़ने लगा। उसी समय उसने अपने पैर से शून्य लोक पर थपथपाया, जो देखने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन उसके पैर के नीचे शून्य लोक ने तुरंत एक धमाके के साथ एक ब्लैक होल उत्पन्न कर दिया और फिर यह ब्लैक होल बड़ा और बड़ा होता गया, तेजी से फैलता गया, मानो एक भंवर में बदल गया हो, परत दर परत बिखरता हुआ। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अनगिनत लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे वे सदमे में आ गए। उन्होंने साफ देखा कि देव ने सचमुच शून्य लोक पर हल्के से थपथपाया था, लेकिन उस एक थपकी में ही भयानक शक्ति थी, जिससे शून्य लोक ढह गया। दीपंकर की साधना ड्रैगन देव लोक शिखर है, फिर भी वह छद्म सम्राट लोक के अंतिम चरण को हिला सकता है, और तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो? देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रत्नेश की मुट्ठी बढ़ती देखकर उसने अपनी हथेली घुमाई और दिव्य ब्लेड चरम रात्रि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई। वह जानता था कि रत्नेश उसके प्रति भयंकर घृणा रखता है और हमला करते समय बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। वह अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति और सबसे आश्चर्यजनक साधनों का उपयोग करके उसे सीधे दबा देगा और मार डालेगा, जिससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और देव की वर्तमान साधना के साथ छद्म सम्राट लोक शिखर का सामना करना वाकई थोड़ा कठिन था। सौभाग्य से वह कोई साधारण देव नहीं था, वह संत क्षेत्र से आया एक दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट था, जो कभी पूरे तारों भरे आकाश के केंद्र में विराजमान था,
जिसने सभी जातियों को नतमस्तक कर दिया था और सभी दिशाओं को थरथरा दिया था। 7 तलवारों की तकनीक। देव ने दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट का जमकर इस्तेमाल किया और 7 तलवारों की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल उसने कभी रुई संप्रदाय में स्वर्गीय पर्वत को काटने के लिए किया था। उस समय देव की 7 तलवारों ने स्वर्गीय पर्वत को नष्ट कर दिया और रुई संप्रदाय के सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया। अब देव पहले ही ड्रैगन देव लोक में प्रवेश कर चुका है, उसकी साधना में तेजी आई है और उसने लगभग 1 लाख आदिम आत्माओं के साथ पहले ड्रैगन देव की साधना की है। उसकी शक्ति में यह वृद्धि अवर्णनीय है और इस 7 तलवारों की तकनीक का फिर से प्रयोग निस्संदेह पहले से भी ज्यादा जबरदस्त होगा। प्रथम तलवार, आत्मा का विनाश। देव ने ठंडी सांस के साथ कहा। एक्सट्रीम नाइट नीचे की ओर गिरी, काली रोशनी 3000 फीट तक फैल गई और उसी क्षण राक्षसी ब्लेड क्यूई संघनित हो गई, जिसने शून्य लोक को चकनाचूर कर दिया और सीधे रत्नेश पर वार किया। धमाका! एक अवर्णनीय दबाव फैल गया और एक अद्भुत तीक्ष्णता नीचे की ओर फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेड क्यूई आकाश को चीरकर अनगिनत लोगों की आंखों में समा जाना चाहता हो। इस क्षण रत्नेश की पुतलियां भी सिकुड़ गईं, उन्हें कुछ अविश्वास हुआ। हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उनके विचार से देव को पता चल गया होगा कि वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए जैसे ही उन्होंने कोई चाल चली, उन्होंने अपनी सबसे मजबूत तकनीक का इस्तेमाल करके मुकाबला किया। जब तक वह उसे चकनाचूर करता, देव मारा जाता। खोलो! एक निश्चित क्षण में देव की अचानक दहाड़ सुनाई दी। ब्लेड क्यूई सीधे नीचे की ओर आया और रत्नेश की मुट्ठी पर जोरदार प्रहार किया। इसी क्षण रत्नेश की मुट्ठी जोर से फट गई और देव का 3000 फुट का ब्लेड क्यूई भी थोड़ा कांपा, काली धुंध में बदल गया और आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गया। क्या यह सु बलियाओ वाकई वांग परिवार के शाही पूर्वज से मुकाबला कर सकता है? शायद उसकी ताकत खत्म हो गई है। मैं देख सकता हूं कि सु बलियाओ का हमला वाकई भयानक रूप से शक्तिशाली था और वह भयानक छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ वांग परिवार स्याही पूर्वज से भी बराबरी से मुकाबला कर सकता था। हालांकि वह इस गुप्त तकनीक का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है और इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। बस देखते रहो, सु बलियाओ के गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी यह बेहद शक्तिशाली है। मुझे डर है कि इस एक वार का विरोध छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के किसी भी व्यक्ति को करना मुश्किल होगा, है ना? ड्रैगन देव क्षेत्र का प्रारंभिक चरण छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को मारने में सक्षम। यह सु बलियाओ वाकई एक विलक्षण प्रतिभा है। मुझे सच में नहीं पता कि 30 साल से भी कम उम्र में उसे इतनी साधना करने का इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ से मिला। ड्रैगन देव क्षेत्र प्रारंभिक चरण छद्म सम्राट क्षेत्र प्रारंभिक चरण को मारने में सक्षम। ड्रैगन देव क्षेत्र मध्य चरण, अंतिम चरण, या यहां तक कि ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र। सभी चौंक गए, गहरी सांस ली और उसी समय रत्नेश की जोरदार हंसी भी सुनाई दी। सु बलियाओ, उस आखिरी वार ने तुम्हारी बहुत ऊर्जा खर्च कर दी होगी, है ना? मैं तुम्हें बता सकता हूं, वह आखिरी मुक्का मेरा एक साधारण मुक्का था। बूम बूम बूम। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, रत्नेश ने लगातार हमला किया। एक ही पल में 7 मुक्के मारे, हर मुक्का पहले वाले से कहीं ज्यादा जोरदार था। इन 7 मुक्कों की शक्ति जबरदस्त थी, जिसने उसके शिखर छद्म सम्राट क्षेत्र की साधना को पूरी तरह से उजागर कर दिया। हर मुक्के के साथ शून्य क्षेत्र कांप उठा और अंतरिक्ष शून्य में बदल गया। एक के बाद एक मुक्के लगते रहे और हर कोई देव के लिए घबरा गया। लेकिन इस क्षण देव के मुंह पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई
और उसकी ध्रुवीय रात उठ गई, बिना किसी दिखावटी हरकत के सीधे नीचे गिर पड़ी। दूसरा वार। दूसरा ब्लेड, पहाड़ और समुद्र हिलो। फुसफुसाओ। एक गहरी काली ब्लेड की रोशनी आकाश में फैल गई, मानो आकाश को चीरने के लिए। घना काला कोहरा अवर्णनीय लहरों में बदल गया, एक नजर में वास्तविकता जैसा लग रहा था, और टकराती लहरों की आवाज लगातार गूंज रही थी। दूसरा ब्लेड, पहाड़ और समुद्र हिलो, ऊंचे पहाड़ों या उत्तरी सागर में बदल सकता था। इस काले समुद्र के ऊपर एक विशाल पर्वत उभरा हुआ था, जिसकी चोटी अदृश्य थी, फिर भी वह हजारों फीट ऊंचा लग रहा था, एक अवर्णनीय धरती हिला देने वाली आभा लिए हुए। धमाका। रत्नेश का पहला मुक्का लगा, लेकिन पर्वत स्थिर रहा। घने काले समुद्र से एक सौझांग की लहर उस मुक्के से टकराई, और दोनों एक जोरदार धमाके के साथ नष्ट हो गए। धमाका, धमाका, धमाका। इसके तुरंत बाद दूसरा मुक्का, तीसरा मुक्का, चौथा मुक्का। सातवें मुक्के तक कुल 7 लहरों ने उन्हें पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तुम में कुछ हुनर है। रत्नेश का चेहरा कुछ उदास था, उसने स्पष्ट रूप से देव के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने शुरू में सोचा था कि उसका पहला मुक्का देव को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन परिणाम बराबरी पर रहा। और उसके बाद के 7 मुक्के देव को मारने के लिए थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि इतनी अद्भुत गुप्त कला से युक्त देव उसके 7 मुक्कों को रोकते हुए पहाड़ों और समुद्रों में बदल जाएगा। रत्नेश कहता रहा कि उसके मुक्के तो बस साधारण हमले थे। हालांकि यह सच था, फिर भी ऐसे साधारण हमले उसके लिए बेहद थका देने वाले थे। हर बार जब वह पूरी ताकत से वार करता, तो उसकी ड्रैगन शक्ति उसके शरीर से लगातार खत्म होती जाती। अब मेरी बारी है। देव ने उदास चेहरे वाले रत्नेश को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। 10,000 झांग ऊंचा पर्वत एक जोरदार धमाके के साथ उसी क्षण आगे बढ़ा, और उफनती लहरों के साथ सीधे रत्नेश की ओर बढ़ा। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा थी, रत्नेश पहले से ही एक अवर्णनीय भारी दबाव महसूस कर सकता था। यह दबाव स्पष्ट लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, शून्य क्षेत्र लगातार तेज धमाकों के साथ टूट रहा था। यह विशाल पर्वत जहां भी गुजरा, सारा शून्य क्षेत्र गायब हो गया। दबाओ। देव की आवाज किसी स्वर्गीय देवता की तरह चारों दिशाओं में गूंज उठी, और उस समय चौक पर मौजूद सभी लोगों के कानों में पड़ रही थी। उसी क्षण अनगिनत निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। यहां तक कि जो लोग पहले अखाड़े के मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अब उनका ध्यान देव और रत्नेश पर चला गया। अखाड़े में अभी भी प्रतिस्पर्धा कर रहे विभिन्न संप्रदाय और शक्तियां भी कुछ देर के लिए रुक गईं और इस ओर देखने लगीं। उसी क्षण सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। गड़गड़ाहट। उस अद्भुत विशाल पर्वत ने, जो एक जबरदस्त दबाव लिए हुए था, रत्नेश को सीधे दबा दिया। तोड़ो। रत्नेश अब लापरवाह होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जोर से दहाड़ा। उसने एक और मुक्का मारा, लेकिन यह मुक्का साफ तौर पर वह साधारण मुक्का नहीं था जो उसने पहले मारा था। जैसे ही मुक्का मारा, स्वर्ग और धरती कांप उठे, और हवा और बादलों का रंग बदल गया। रत्नेश की मुट्ठी से एक भयानक गर्जना निकली। मुट्ठी मानो प्रकाश की एक किरण में बदल गई, जो तेजी से विशाल पर्वत की ओर बढ़ रही थी। यह स्पष्ट रूप से एक ड्रैगन कौशल था, और कम से कम एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा ग्रेट ड्रैगन कौशल। गड़गड़ाहट। जब यह मुक्का विशाल पर्वत से टकराया, तो एक जबरदस्त गर्जना हुई। अनगिनत लोग बहरे हो गए, और कुछ कमजोर संप्रदाय के शिष्यों के कानों से खून भी बहने लगा। टक्कर के बाद रत्नेश के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उनकी मुट्ठी उसी क्षण नष्ट हो गई, और विशाल पर्वत भी एक तेज धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया।
लेकिन रत्नेश के चेहरे के भाव इसलिए नहीं बदले क्योंकि उनकी मुट्ठी नष्ट हो गई थी, बल्कि इसलिए कि जैसे ही विशाल पर्वत ढहा, 5000 झांग लंबी एक आश्चर्यजनक ब्लेड की रोशनी अचानक उसके सिर के ऊपर से नीचे गिरी। उसी क्षण रत्नेश का दिल जोर से धड़क उठा और उसके भीतर संकट की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। आखिरकार उसे समझ में आया कि देव के प्रहार की सबसे शक्तिशाली शक्ति न तो लहरों में थी, न ही विशाल पर्वत में, बल्कि इस ब्लेड की रोशनी में थी। यह ब्लेड लाइट पिछले पहले वार से 2000 झांग ज्यादा लंबी थी और इसका दबाव और भयानक शक्ति बिना पास गए भी महसूस की जा सकती थी। रत्नेश ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि पहाड़ों और समुद्रों के बाद ऐसी ब्लेड लाइट आएगी, और यह ब्लेड लाइट बेहद अचानक प्रकट हुई। इसकी गति चरम पर पहुंच गई। अपनी सर्वोच्च छद्म सम्राट क्षेत्र की ताकत के बावजूद उसके पास अब वार करने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल करने का समय नहीं था। वह बस इतना ही कर सकता था कि जल्दी से पीछे हट जाए और बचाव करे। सोने और चांदी का कवच। रत्नेश दहाड़ा, ड्रैगन फोर्स उमड़ पड़ी और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। यह रोशनी कवच में बदल गई और तेजी से उसे घेर लिया। और इस सुनहरे कवच के पीछे एक चांदी का कवच प्रकट हुआ, जो पीछे हटते ही रत्नेश के शरीर पर उभर आया। फुसफुसा। ठीक इसी क्षण ब्लेड की रोशनी नीचे गिरी और सीधे रत्नेश पर लगी। उसके शरीर के बाहर का चांदी सफेद कवच इस क्षण एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया और सुनहरा कवच भी एक पल के लिए टिका रहा, फिर उसमें दरारें पड़ गईं और वह इंच करके बिखर गया। छी! रत्नेश ने मुंह भर खून थूका, मानो उसका बाघ का मुंह टूटने ही वाला हो। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और ब्लेड की रोशनी के बल से उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। मेरे लिए तोड़ो। पीछे हटने का फायदा उठाते हुए आखिरकार उसके पास कुछ समय था। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हुई। बिना कुछ कहे रत्नेश ने विशाल कुल्हाड़ी को ब्लेड की रोशनी की ओर घुमा दिया। इस कुल्हाड़ी पर एक घनी दूधिया सफेद रोशनी चमक रही थी। एक नजर में यह वास्तव में एक मध्यम श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का हथियार था। देव की तलवार की रोशनी, जो रत्नेश के सुनहरे और चांदी के कवच को चकनाचूर कर देने से पहले ही काफी कम हो चुकी थी, कुल्हाड़ी के वार के साथ ही शून्य लोक में पूरी तरह से विलुप्त हो गई। और उसी क्षण पूरा चौक एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। इस सन्नाटे के बाद एक जबरदस्त शोरगुल गूंज उठा। वांग परिवार के शाही पूर्वज घायल। वह सचमुच घायल है। इस सुबलियाओं ने वांग परिवार के शाही पूर्वज, जो एक भयानक शिखर छद्म सम्राट लोक विशेषज्ञ थे, को घायल कर दिया। हे भगवान, यह सुबलियाओ तो केवल प्रारंभिक चरण के ड्रैगन देव लोक में ही है। इसने दीपंकर को हराया था, जो 800 वर्षों से ड्रैगन देव लोक में डूबा हुआ था। अब इसने वांग परिवार के शाही पूर्वज को भी घायल कर दिया है, जो लगभग 1000 वर्षों से छद्म सम्राट लोक में डूबा हुआ है। वह कितना शक्तिशाली है! यह एक विलक्षण प्रतिभा है, एक सच्चा विलक्षण प्रतिभा। 30 साल से भी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है। उसकी तुलना में मैं तो सचमुच दुनिया से अलग हूं। जैसे जैसे अंतहीन शोर बढ़ता गया, पूर्वी पूर्वज और आदिनाथ दोनों स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह छोटा सा जीव, क्या यह इतना ताकतवर हो गया है? वे मन ही मन बुदबुदाए। मूल रूप से आदिनाथ और पूर्वी पूर्वज मानते थे कि देव रत्नेश के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। उन्हें डर था कि जैसे ही उनका टकराव होगा, देव तुरंत हार जाएगा। खासकर आदिनाथ किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार था। आखिरकार उसके लिए, हालांकि उसे लगता था कि देव बहुत घमंडी है,
देव की क्षमता और योग्यता निर्विवाद थी। हालांकि इस बार वह रत्नेश से हार जाएगा, लेकिन इससे देव की तीक्ष्णता पर भी गहरा असर पड़ेगा और देव को अपना व्यक्तित्व बदलना पड़ेगा। वन ब्लेड पैलेस देव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि देव की प्रतिभा वाकई बहुत विलक्षण थी। वह दीपंकर को भी हरा सकता था और एक बार परिपक्व होने के बाद वह निस्संदेह एक विश्वव्यापी महाशक्ति बन जाएगा। अपनी क्षमता के अलावा देव का नेतृत्व भी बेहद भयावह था। 10 साल से भी कम समय में उसने एक संप्रदाय की स्थापना की और उस स्तर पर पहुंच गया जहां मध्यम स्तर की ताकत के मामले में वह 13 परिवारों में से एक वांग परिवार को भी धूल चटा सकता था और उसका वध कर सकता था। वन ब्लेड पैलेस ने देव के लिए विशेष रूप से एक बैठक भी की थी, जिसमें उसे वन ब्लेड पैलेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया जाना था। उन सभी का मानना था कि देव का नेतृत्व निश्चित रूप से वन ब्लेड पैलेस को एक नए स्तर पर ले जाएगा। उस समय यह वास्तव में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का नंबर 1 संप्रदाय होगा। हालांकि कविशा ने नागार्जुन को देव के व्यक्तित्व के बारे में समझाया। अंत में नागार्जुन को भी लगा कि देव उसकी बात नहीं मानेगा और इसलिए उसने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। खैर, देव और फीनिक्स संप्रदाय दोनों ही वन ब्लेड पैलेस के अधिकार क्षेत्र में थे। इस दृष्टिकोण से वन ब्लेड पैलेस को कोई नुकसान नहीं था, इसलिए उन्हें फीनिक्स संप्रदाय की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। अगर फीनिक्स संप्रदाय भविष्य में सचमुच एक सुपर संप्रदाय के रूप में विकसित हो गया और वन ब्लेड पैलेस के साथ मिल गया, तो पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप उनका हो जाएगा। लेकिन इस समय आदिनाथ को अचानक लगा कि उसके शुरुआती विचार पूरी तरह से गलत थे। शुरू से ही पूरी तरह से गलत। देव ने आगे बढ़ने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि वह घमंडी था, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर स्वाभाविक रूप से इतनी शक्तिशाली शक्ति थी। देव ने रत्नेश का सामना करने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि वह मौत चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे खुद पर बहुत भरोसा था। शुरू से अंत तक देव कभी घमंडी नहीं रहा। सब कुछ बस वही था जो दूसरे समझते थे, लेकिन देव ने इसका खंडन नहीं किया। वह बस शांत और बेपरवाह था, मानो सारी बेतुकी शेखी उसे परेशान नहीं करती थी। यह ताकत, यह क्षमता, यह नेतृत्व और यह मनःस्थिति। आदिनाथ ने गहराई से सोचने पर गहरी सांस ली। उसे अचानक लगा कि यह देव, हालांकि 30 साल से भी कम उम्र का है और सिर्फ ड्रैगन गॉड लोक में है, ड्रैगन सॉवरेन लोक के विशेषज्ञ से भी ज्यादा भयानक है। अगर मैं जेड वॉयर पैलेस या वोर गॉड सेक्ट जैसे किसी सुपर सेक्ट का होता तो मुझे डर है। मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ता। यह सोचते ही आदिनाथ को अचानक एक विचार आया। उसने हाथ हिलाया और कोई तुरंत आगे बढ़ा। कृपया वन ब्लेड पैलेस के 3 महायाजकों और 7 ड्रैगन स्लेयर्स को बुलाएं। हो सके तो सेक्ट मास्टर के क्लोन का भी आना सबसे अच्छा होगा, आदिनाथ ने अपने आदेश दिए। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जब बूढ़े ने यह सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने आश्चर्य से कहा, बड़े साहब आप। हालांकि देव ताकतवर है, लेकिन वह बहुत तेज है। आदिनाथ ने कहा, उन लोगों की घृणित मानसिकता को देखते हुए वे देव को ऐसे ही नहीं चलने देंगे। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। जल्दी से महल में वापस भेजो, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। यह अधीनस्थ समझ गया। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और तुरंत आदिनाथ के आदेशों का पालन किया। उसी समय आदिनाथ ने अंबर परिवार की ओर देखा, थोड़ा सोचा और एक संदेश प्रेषित किया। सब कुछ वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में यह बहुत कम समय में हुआ। जैसे ही आदिनाथ ऊपर शून्य क्षेत्र में अंबर परिवार को संदेश प्रेषित कर रहा था, देव का तीसरा ब्लेड पहले ही छूट चुका था।
समय प्रवाह की 3 तलवारें। फुसफुसाओ। मानो देव की इच्छा का जवाब देते हुए दिव्य ब्लेड चरम रात्रि प्रचंड रूप से प्रकट हुई। एक चौंकाने वाली ब्लेड की रोशनी दसियों हजार फीट लंबी इस क्षण आकाश में फैल गई। कई लोग 10,000 फीट का मतलब नहीं समझ पाए। यह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली झील से भी बड़े आकाश को ढकने के लिए काफी था। 10,000 फीट से नीचे सारा अंतरिक्ष नष्ट हो गया। जहां भी ब्लेड की रोशनी गुजरती, सूरज की रोशनी के प्रतिबिंब में एक गहरा काला प्रक्षेप पथ और भी ज्यादा चमकदार हो जाता। मेरे जीवन में मैं रत्नेश एक बार बहुत बड़ा भाग्य पाकर धन्य हुआ था। इस भाग्य के तहत मुझे निम्न श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का ड्रैगन कौशल प्राप्त हुआ। इस बूढ़े को देखने दो, तुम्हारी ब्लेड की रोशनी ज्यादा तेज है या मेरा ड्रैगन कौशल ज्यादा। रत्नेश ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसने पहले मुंह भर ताजा खून थूका था और उसे कुछ मामूली चोटें भी आई थीं, लेकिन ये चोटें तुरंत ठीक हो सकती थीं। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसने अपनी कुल्हाड़ी जोर से फेंकी। वह हवा में क्षैतिज रूप से खड़ी हो गई, तेजी से फैलती गई और पलक झपकते ही 10,000 फीट में बदल गई। आसमानी भेदक। रत्नेश दहाड़ा और कुल्हाड़ी से एक अद्भुत रोशनी फूट पड़ी। हवा में एक शानदार चाप बनाते हुए वह सीधे देव की ब्लेड लाइट की ओर बढ़ रही थी। कितना अफसोस! देव ने विशाल कुल्हाड़ी को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह ड्रैगन स्किल वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन तुम्हें इसे तब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जब मैंने अपना तीसरा ब्लेड छोड़ा था। इस तीसरे ब्लेड के नीचे निम्न श्रेणी का सेंट स्पिरिट ग्रेट ड्रैगन स्किल तो छोड़ ही दीजिए, उच्च श्रेणी का भी बेकार होगा। बस। जैसे ही उसके शब्द निकले, रत्नेश के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने साफ देखा कि इस समय उसकी विशाल कुल्हाड़ी का प्रकाश तेजी से लुप्त हो रहा था। या यूं कहें, यह लुप्त होना नहीं बल्कि पीछे हटना था। विशाल कुल्हाड़ी ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया था और तेजी से पीछे हट रहा था। और इस पीछे हटने के दौरान 10,000 फुट की विशाल कुल्हाड़ी भी तेजी से सिकुड़ती हुई 8,000 फुट, फिर 5,000 फुट, 3,000 फुट, 1,000 फुट हो गई। अंततः वह अपने सामान्य आकार में लौट आई और शून्य लोक में एक अज्ञात पथ का अनुसरण करते हुए एक बार फिर रत्नेश के हाथ में आ गई। क्या हो रहा है? रत्नेश की पलकें बेतहाशा फड़कने लगीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने साफ तौर पर विशाल कुल्हाड़ी चला दी थी और ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल किया था। ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल करते ही उसके अंदर की ड्रैगन शक्ति तेजी से खत्म हो गई थी और उसने खुद को ठीक करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस क्षण विशाल कुल्हाड़ी उसके हाथ में वापस आ गई। उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन फोर्स अपनी मूल अवस्था में आ गई और उसने जो अनगिनत स्पिरिट स्टोन निगले थे, वे भी उसी क्षण आध्यात्मिक क्यूई में परिवर्तित हो गए। उसके शरीर से निकलकर अंततः स्पिरिट स्टोन में संघनित होकर उसके सामने रख दिए गए। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कभी हुआ ही न हो, मानो कोई सपना हो या यूं कहें कि समय पीछे की ओर बह रहा हो। यह असंभव है। रत्नेश ने अपने दिल में एक भयानक दहाड़ लगाई। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगर वह विश्वास करना भी चाहता तो नहीं कर पाता। सिर्फ उसकी ही नहीं, उनके आसपास के अनगिनत लोगों की पुतलियां भी इस क्षण सिकुड़ गईं और वे हांफने लगे। क्या हो रहा है? समय पीछे की ओर बह रहा है। यह कैसे संभव है? इस दुनिया में समय सबसे बेकाबू चीज है। यह सुबलियाओं समय को पीछे की ओर कैसे प्रवाहित कर सकता है? मैंने अभी अभी वांग परिवार के स्याही पूर्वज को अपनी चाल चलते हुए साफ देखा। विशाल कुल्हाड़ी 10,000 फीट में बदल गई और फिर उसने आत्मिक पत्थरों को कुचलकर उन्हें आध्यात्मिक क्यूई में बदल दिया और उन्हें निगल लिया।
लेकिन अब विशाल कुल्हाड़ी वापस आ गई है और आत्मिक पत्थर भी फिर से बन गए हैं। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? पूरा स्थल स्तब्ध था और सभी के चेहरों पर गहरा आश्चर्य झलक रहा था। आदिनाथ सहित, पूर्वी पूर्वज सहित, राजेंद्र, शरत, निसर्ग सहित और भी सभी। ड्रैगन शिरा क्षेत्र और ड्रैगन रक्त क्षेत्र से लेकर ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक सभी की आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गई थीं। हालांकि देव ने इस समय रत्नेश को पूरी तरह से पराजित नहीं किया था और यह कहना अभी भी मुश्किल था कि उनके युद्ध में कौन जीतेगा या हारेगा, लेकिन देव ने युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ भी दिखाया था उसने उनके दिलों को अनगिनत लहरों वाले अशांत समुद्र की तरह मथ डाला था। यह कैसी तकनीक है? क्या यह समय को नियंत्रित कर सकती है? क्या यह समय को पीछे की ओर प्रवाहित कर सकती है? आदिनाथ बुदबुदाया। अपने स्तर पर ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में वह स्वाभाविक रूप से पहले ही नियम के संपर्क में आ चुका था और पहले से ही नियम को धारण कर चुका था। धर्मसिद्ध होने के बावजूद वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि देव समय को पीछे की ओर कैसे घुमा सकता है। उस एक ब्लेड के नीचे जो कुछ भी पहले हुआ था वह अपने शुरुआती बिंदु पर कैसे लौट आता है, मानो वह कभी हुआ ही न हो। यह छोटा सा लड़का, इसका भाग्य कितना अद्भुत है। यह तो 30 साल का भी नहीं है। पूर्व पूर्वज भी थोड़ा कांप उठा और अविश्वास से बुदबुदाया, इस उम्र में ड्रैगन देव लोक तक पहुंचना पहले से ही बेहद आश्चर्यजनक है, लेकिन वह उससे भी बेहतर है। उसने न केवल अपने ड्रैगन देव लोक प्रारंभिक चरण साधना से दीपंकर को हराया, बल्कि उसके पास ऐसी स्वर्ग विरोधी तकनीक भी है। क्या यह हो सकता है कि वह सचमुच ईश्वर का कृपापात्र व्यक्ति हो? उसे मरना ही होगा। राजेंद्र की आंखें लाल हो गईं और उसकी हत्या की इच्छा आसमान छू रही थी। अगर यह व्यक्ति नहीं मरा तो मेरे दिल को कभी शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ वह ही नहीं, युद्ध देवता संप्रदाय, तलवार अमर मकबरा, विशाल द्वीप, अमर दाव दरबार, वे सभी जो फीनिक्स संप्रदाय और देव से द्वेष रखते थे, यह दृश्य देखकर उनकी हत्या की मंशा जो पहले दबा दी गई थी एक बार फिर उभर आई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि रत्नेश की साधना से वह देव को मारने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे वे मुसीबत से बच जाएंगे, और अगर जिम्मेदारी होगी भी तो वह उन पर नहीं होगी। भले ही पूर्वी पूर्वज और आदिनाथ ने देव की मदद की हो, एक बार जब वे कोई कदम उठाएंगे तो राजेंद्र और अन्य लोग उन्हें रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। बुरी से बुरी स्थिति में उन्हें पूर्वी पूर्वज के उस दानव अमर पवित्र ताबीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुरी से बुरी स्थिति में दानव अमर पवित्र क्षेत्र ही नहीं खुलेगा। इस समय दानव अमर पवित्र क्षेत्र की तुलना में उनके दिलों में देव का स्थान और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वे देव को जीवित रहने देने के बजाय दानव अमर पवित्र क्षेत्र को ही न खुलने देना पसंद करेंगे। यही कारण था कि आदिनाथ ने वन ब्लेड पैलेस के 3 महायाजकों और 7 ड्रैगन स्लेयरों को बुलाया था। आदिनाथ को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि देव बहुत तेज है और राजेंद्र और बाकी लोग उसे और विकसित नहीं होने देंगे और उसे मौत के घाट उतारने की हर संभव कोशिश करेंगे। इस अंतहीन झटके के बीच देव का तीसरा ब्लेड एक गर्जना के साथ सीधे रत्नेश की ओर टूट पड़ा। रत्नेश के पास इस समय प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। लगभग उसी क्षण जब ब्लेड की रोशनी पड़ी, वह अभी भी पीछे की ओर बहते समय के बीच में था, और जिस क्षण समय का उल्टाव पूरा हुआ, ब्लेड की रोशनी उसके सिर के ऊपर तक पहुंच चुकी थी। यह असंभव है। रत्नेश अंततः दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि इस समय क्या हो रहा है। एक छद्म सम्राट लोक शिखर अस्तित्व के रूप में वह मूल रूप से देव को आसानी से मिटा सकता था। देव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, भले ही वह ड्रैगन गॉड लोक में अजेय हो,
वह उसे अपने हाथ के एक झटके से मार सकता था। लेकिन उनके 3 मुकाबले हुए। पहली बार मुकाबला बराबरी पर छूटा। दूसरी बार ब्लेड की रोशनी अचानक आई, जिससे वह पहले ही घायल हो चुका था। अब यह तीसरी बार था। इस तीसरी बार उसके दिल में संकट की एक भयानक भावना फूट पड़ी और ब्लेड की रोशनी पहले से ही उसके जीवन के लिए खतरा बन रही थी। यह प्रतिक्रियाहीनता देव के दूसरे ब्लेड से बिल्कुल अलग थी। कम से कम जब दूसरा ब्लेड दिखाई दिया तो रत्नेश के पास अभी भी पीछे हटने का, बचाव करने का मौका था। लेकिन इस समय उसका समय उलटना अभी अभी पूरा हुआ था और ब्लेड की रोशनी पहले ही आ चुकी थी।